ये कहानी दिल्ली में रहने वाली एक लड़की की है। प्रिया एक बहुत सुंदर लड़की थी और उसको अपनी सुंदरता पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। रिया जितनी सुंदर ऊपर से थी, उससे कई ज्यादा सुंदर वो अंदर से थी। और रिया अपनी पढ़ाई के लिए अपनी दोस्त नैना के साथ अपने घर वालों से दूर दूसरे शहर में जाती है और वहाँ दोनों दोस्त कॉलेज के पास रूम किराए पर ले लेती हैं। ऐसी ही एक दिन सुबह प्रिया जल्दी से तैयार होकर नैना को उठाते हुए बोलती है, नैना जल्दी उठ, कॉलेज के पहले दिन ही लेट होना है तुझे। यार कॉलेज मजे करने के लिए होता है, पढ़ाई करने के लिए नहीं। स्कूल में 12 साल पढ़कर चैन नहीं मिला तुझे? नहीं मिला, और आज कॉलेज का पहला दिन है। पहले ही दिन तुझे बंक मारना है। अभी करियर बनाने का समय है। पूरी जिंदगी भर एंजॉय तो करते रहेंगे, और क्या पता कॉलेज के पहले दिन ही तू किसी का क्रश बन जाए। जब तक तू है तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तेरी सुंदरता के सामने मेरी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। काश मैं भी तेरी जितनी सुंदर होती। ऐसा क्यों बोल रही है? इंसान की असली सुंदरता उसके अंदर होती है। मैं नहीं चाहती मेरी सुंदरता देखकर कोई मुझसे प्यार करे। मैं तो चाहती हूँ मेरी सुंदरता से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे। मैं सुबह सुबह तेरा लेक्चर नहीं सुन सकती। मैं जा रही हूँ कॉलेज के लिए तैयार होने। इतना बोलकर नैना जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद दोनों फ्रेंड कॉलेज में एक साथ जाती है। जैसे ही प्रिया और नैना कॉलेज के अंदर जाती हैं, तभी निखिल नाम का लड़का अपने हाथों में गुलाब की पंखुड़ियाँ लिए हुए उनके सामने जाता है और उनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों को फेंक कर उनके पैरों में सजा देता है। उसके बाद उनके सामने घुटने पर बैठकर बोलता है, आपका स्वागत है खूबसूरती की देवी। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। और भाई एक्टिंग कैसी थी? तुम शूटिंग कर रहे थे? मुझे लगा तुम मुझे प्रपोज मार रहे हो। तुम्हें लगा मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ? हम बस थोड़ा डर गए थे। कोई बात नहीं, वैसे तुम दोनों फ्रेंड हो। हाँ, आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है। हम यहाँ किसी को जानते नहीं हैं। वैसे तुम हमारे दोस्त बनोगे? निखिल यहाँ सबका दोस्त है। वैसे तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो, इसलिए आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इतना कहकर निखिल अपने दोस्तों के साथ अपना कैमरा लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रिया और नैना निखिल की बात करते हुए कॉलेज के कैंटीन में जाते हैं। वहाँ रॉकी नाम का एक बदतमीज लड़का वहाँ कुछ लड़कियों को छेड़ते हुए आ रहा होता है और प्रिया को देखकर उसके पास आकर बोलता है, माँ कसम, तुम जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इतना बोलकर रॉकी उसका हाथ पकड़कर उसके पास आने की कोशिश कर रहा होता है। तभी प्रिया उसे सबक सिखाने के लिए बिना उससे डरे उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा मारकर बोलती है, तुम जो कोई भी हो अपनी औकात में रहकर बात करो मुझसे, और मैं किसी के बाप से नहीं डरती। और कभी मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी ना, तुम्हें इस कॉलेज से नहीं बल्कि शहर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। समझ में आई बात? पहली बार किसी खूबसूरत लड़की ने रॉकी को चाटा मारा था। प्रिया की ये हिम्मत देखकर सभी लड़कियां ताली बजाने लगती है। सभी को ताली बजाते हुए देखकर रॉकी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी निखिल प्रिया के पास आकर बोलता है, शाबाश, तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? थैंक यू, मेरा नाम प्रिया है। आज पहली बार किसी खूबसूरत लड़की ने इस लंगूर की शक्ल वाले गुंडे को चाटा मारा है। बहुत हिम्मत है तुम में, शाबाश, तुम एक अच्छी लड़की हो। हिम्मत होगी ही, आखिर फ्रेंड किसकी है? मैंने ही प्रिया को ये सब सिखाया है। अच्छा, फिर मुझे भी थोड़ा सिखा दो। सिखा देंगे, मगर उससे पहले तुम्हें हम दोनों को ये पूरा शहर घुमाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद वो तीनों कॉलेज से निकलकर एक क्लब में जाते हैं। वहाँ रॉकी अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी रॉकी की नजर प्रिया पर पड़ती है और वो प्रिया को देखकर अपने गालों पर हाथ रखकर अपने दोस्त से बोलता है, इस थप्पड़ का जवाब मैं इस लड़की से लेकर ही रहूंगा। मगर भाई तू करेगा क्या? तू बस देखता जा। इतना बोलकर रॉकी ड्रिंक छोड़कर प्रिया के पास जाने लगता है। तभी रॉकी का दोस्त रोहन बोलता है, अरे भाई कहाँ जा रहा है? अपनी ड्रिंक तो खत्म करके जा। रॉकी बिना अपने दोस्त की बातों का जवाब दिए प्रिया के पास जाता है और नशे की हालत में उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मुझे मेरी बदतमीजी के लिए माफ कर दो। तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। आई लव यू प्रिया, तुम मेरी हो जाओ। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़ो और जाओ यहाँ से। ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो चुका हूँ। आई लव यू प्रिया, मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। तुम जहाँ बोलोगी मैं वहाँ लेकर जाऊंगा। तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। बस मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरी हो जाओ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी।
इतना बोलकर प्रिया नैना का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर निखिल भी उनके साथ बाहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन प्रिया घर जाने के लिए नैना के साथ बस स्टैंड पर बस का वेट कर रही होती है। तभी रॉकी बाइक से आकर प्रिया के मुंह पर तेजाब फेंककर भाग जाता है और वहीं रोड पर प्रिया दर्द के मारे अपने मुंह पर हाथ रखकर रोती तड़पती रहती है। नैना अपनी दोस्त की ये हालत देखकर रोते हुए लोगों से मदद मांगती है। प्लीज मेरी कोई हेल्प कर दो, मेरे दोस्त को हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। नैना सबसे मदद मांगती है मगर सबके मन में रॉकी का डर बैठ गया था। कोई भी नैना की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। फिर उसके बाद नैना निखिल को कॉल करके अपनी मदद के लिए बुलाती है। निखिल जल्दी से प्रिया को उठाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल जाकर नैना पुलिस को और प्रिया के घर वालों को बुलाती है और सारी बातें उन्हें बताती है। कुछ देर बाद नैना की माँ आ जाती है। वहाँ पुलिस को देखकर नैना की माँ अर्चना बोलती है, नैना बेटा, तू मेरी इकलौती संतान है। बेटा तू गवाही मत देना। अगर उस लड़के ने तेरे साथ कुछ ऐसा ही कर दिया तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माँ, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो आप ये चाहते मेरे गुनहगार बाहर घूमे और आप प्रिया से बोलती वो गवाही ना दे? माँ, मुझे पहले लगता था खूबसूरती एक वरदान होता है, मगर नहीं, ये खूबसूरती हम लड़कियों के लिए अभिशाप है। मैं प्रिया के गुनहगार को सजा दिलवा के रहूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर नैना पुलिस के पास जाकर अपनी गवाही देती है और निखिल भी नैना का पूरा साथ देता है। ये खबर मिलते ही पुलिस बिना देर किए हुए रॉकी को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ करके उससे बोलती है, बहुत शौक है तुझे लोगों की खूबसूरती छीनने का। तू अपना मुंह खोल और बता तूने ऐसा क्यों किया, वरना जितना तेजाब तूने प्रिया के मुंह पर डाला है उससे कई ज्यादा तेजाब मैं तुझे पिला दूंगा। बहुत घमंड था उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर। उसने मेरे गालों पर तमाचा मारा, उसके बाद मेरे प्रपोजल को ठुकराया। बस मैंने इसलिए उसकी खूबसूरती छीन ली। अब उसके लिए उसकी खूबसूरती अभी श्राप बन गई है। उसकी ये हालत देखकर मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया, मजा ही आ गया। रॉकी अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर लेता है। उसके बाद उसको अपने किए की सजा मिलती है, मगर यह हादसा प्रिया को पूरी तरह से तोड़ के रख देती है। कई बार लड़कियों के लिए उनकी खूबसूरती अभिशाप बन जाती है। क्या सच में लड़कियों की खूबसूरती उनके लिए एक अभिशाप है? बेचारी लड़कियां कहाँ जाएगी? लड़कियों को इन सब हालातों से कब छुटकारा मिलेगा? क्या लड़की पूरी जिंदगी भर ऐसी ही जूझती रहेगी? मौसी, गलती से मेरे से आटा गिर गया। मैंने तुझे अपने घर में नुकसान करने के लिए नहीं रखा है। इतनी महंगाई में कोई ना कोई नुकसान करती ही रहती है। हे भगवान, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। मौसी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा ध्यान काम पर नहीं था और आटा गिर गया। मुझे माफ कर दो, आगे से ये गलती नहीं होगी। उसके बाद रीवा फिर से अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ मीनाक्षी की बेटी साइमा का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वो बहुत खुश थी। मम्मी, इस बार मेरे बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना। आखिर मेरे दोस्तों को भी तो पता चलना चाहिए मेरा बर्थडे कैसे मनाया जाता है। हाँ साइमा, वैसे भी ये तुम्हारा 18वां बर्थडे है, तो मैंने सोचा बड़ी पार्टी रखूंगी। आपको पता है, वो जो मेरी दोस्त पूर्वी है ना, वो अपने जन्मदिन पर फ्रूट केक लाकर बहुत इतरा रही थी। आप मेरे जन्मदिन पर इससे भी अच्छा केक लाना। अब मुझे पैसे दीजिए, मुझे शॉपिंग भी करनी है। ये ले मेरा ATM कार्ड और जी भरकर शॉपिंग कर। रीवा किचन में खाना बनाते बनाते दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर रीवा उदास हो जाती है, क्योंकि साइमा के बर्थडे के 2 दिन बाद उसका बर्थडे भी था। मौसी, साइमा का बर्थडे कितने धूमधाम से मनाएगी? मेरा भी 18वां जन्मदिन ही है, लेकिन मेरा बर्थडे धूमधाम से तो छोड़ो, कोई हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलेगा। मम्मी मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी। मैं भी मौसी को बताकर आती हूँ कि मेरा बर्थडे भी रीवा के बर्थडे के 2 दिन बाद ही है। उसके बाद रीवा दोनों माँ बेटी के पास जाती है। मौसी, साइमा के बर्थडे के 2 दिन बाद मेरा भी बर्थडे है। मौसी, मैंने सुना है कि आप साइमा का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाओगी। क्या आप मेरे बर्थडे में सस्ता सा छोटा सा केक ले आओगी? अपनी बकवास बंद कर। तेरे लिए छोटा सा केक क्या, एक छोटी सी पेस्ट्री भी लेकर नहीं आऊंगी। चुपचाप से मेरी बेटी के बर्थडे की तैयारियां करना शुरू कर दे। मैं अपनी बेटी के बर्थडे में किसी भी चीज की कमी नहीं देखना चाहती हूँ। अगर तूने अपनी तरफ से कोई भी गलती की तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। अब मेरी शक्ल मत देख, जाकर काम कर। रीवा फिर से किचन में काम करने चली जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं
और साइमा का बर्थडे आ जाता है। रीवा साइमा को बर्थडे विश करने उसके कमरे में जाती है। हैप्पी बर्थडे साइमा। हाँ हाँ ठीक है, जा घर की सजावट कर दे, मेरे बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं। रीवा घर की सफाई करने चली जाती है और उसके बाद घर भी अच्छे से सजा देती है। मीनाक्षी अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा स्वादिष्ट केक लेकर आती है। शाम को मेहमान पार्टी में शामिल होने के लिए आते हैं। साइमा अपना सुंदर सा गाउन पहनकर आती है। रीवा मेहमानों को जूस दे रही थी, लेकिन तभी गलती से रीवा के हाथों से जूस का गिलास साइमा की सहेली के कपड़ों पर गिर जाता है। साइमा के घर की नौकरानी तो किस तरीके से जूस दे रही है, मेरा इतना महंगा फ्रॉक खराब कर दिया। साइमा, ये तेरे घर की नौकरानी कितनी बेवकूफ है, ऐसी नौकरानी को तो तुरंत काम से निकाल देना चाहिए। मुझे क्या बोल रही है, इसने तेरी इतनी महंगी फ्रॉक खराब की है, लगा इसे जोर का तमाचा, आ जाएगी अकल ठिकाने। साइमा की सहेली रीवा को जोर का तमाचा लगा देती है। उसके बाद साइमा बोलती है, इसने जानबूझकर मेरी पार्टी खराब करने के लिए ये सब किया है। कितनी जलती है तू मेरे से, इतनी जलन लेकर कहाँ जाएगी। साइमा, आज अपने बर्थडे पर अपना मूड खराब मत कर, मैं इसे अभी घर से बाहर निकाल देती हूँ। नहीं मौसी, मुझे घर से बाहर मत निकालना, मैं कहाँ जाऊँगी। हाँ माँ, इसे घर से बाहर मत निकालो, वरना हमें नौकरानी ढूंढने में परेशानी होगी। इसकी सजा ये है कि 1 हफ्ते तक इसे खाना नहीं मिलेगा, जब पता चलेगा मेरी पार्टी खराब करने के बाद क्या होता है। नहीं साइमा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, भला मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी खराब करना क्यों चाहूँगी। चुप हो जा, जब तक बर्थडे पार्टी चल रही है तब तक घर से बाहर जा। रीवा रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। जंगल के एक घने से पेड़ के नीचे बैठकर रीवा अपनी माँ को बहुत याद करती है। माँ, अच्छा होता उस दिन एक्सीडेंट में आपके साथ मैं भी हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली जाती। आपने मुझे बचाने के चक्कर में खुद की जान दे दी, लेकिन आपके जाने के बाद कौन सा मैं यहाँ खुशी से रह रही हूँ। काश मैं भी मर जाती, फिर कितना अच्छा होता। मैं कैसे समझाऊं कि मैं साइमा का जन्मदिन खराब करना नहीं चाहती हूँ, जो हुआ गलती से हुआ। रीवा रो रही थी, तभी उसे एक आवाज आती है, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, कोई मुझे बचाओ, कोई है यहाँ। रीवा आवाज का पीछा करते हुए वहाँ जाती है और देखती है कि एक डायन ने एक परी के दोनों हाथ रस्सी से बांध रखे हैं। यहाँ कोई नहीं आता है, अब तू अपनी बलि देने के लिए तैयार रह। आसपास का नजारा अच्छे से देख ले, क्योंकि अब तू कभी ये सब देख नहीं पाएगी। ये देखकर रीवा अपने मन में सोचती है, लगता है ये डायन परी को जान से मार देगी, मुझे परी की रक्षा करनी चाहिए। रीवा एक पत्थर उठाती है और डायन के सर पर मार देती है। डायन घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद रीवा डंडा उठाती है और डायन की खूब पिटाई करती है। पिटाई के बाद रीवा डायन को पेड़ से बांध देती है। उसके बाद रीवा परी के हाथों से रस्सी खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज तुम समय से नहीं आती तो ये डायन मेरी बलि चढ़ा देती। ये डायन मुझे जान से मारकर विश्व की शक्तिशाली डायन बन जाती। शक्तिशाली डायन बनने के बाद ये सबसे पहले परीलोक पर हमला करती, लेकिन तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, अब आप परीलोक चली जाओ, मुझे भी घर जाना है। नहीं रुको, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी। तुमने अभी तो इस डायन को घायल करके पेड़ से बांध दिया है, लेकिन जैसे ही ये रस्सी खोल लेगी ये हम दोनों को मार डालेगी। लेकिन परी, मैंने तो सुना था कि परियों के पास जादुई शक्तियाँ होती है। हाँ, मेरे पास भी है, लेकिन इसने मेरे दोनों हाथ बांध के मेरी सारी शक्तियाँ ले ली और इसे जादुई सोने या चांदी के बड़े केक में से किसी एक घर में रख दिया। कल मेरा जन्मदिन है, अगर मैं अपने जन्मदिन से पहले इस डायन का खात्मा नहीं करूँगी तो मैं कभी परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि रानी परी ने मुझे इस डायन का खात्मा करने के लिए भेजा है और उन्होंने मुझे बोला है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो कभी मुझे परीलोक में नहीं आने देंगी। क्या तुम मेरी जादुई शक्तियाँ लाने में मदद करोगी? हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, लेकिन जादुई सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर है कहाँ? यहाँ से थोड़ा आगे जाकर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसी गुफा के पीछे डायन ने सोने और चांदी के बर्थडे का केक घर बना रखा है। रीवा सोने और चांदी के बर्थडे केक के घर को ढूंढने निकल पड़ती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक गुफा नजर आता है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में परी बता रही थी। इसी गुफा के पीछे की तरफ सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर होगा।
उसके बाद रीवा आगे बढ़ती है और उसे सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर नजर आ जाता है। सोने और चांदी के बर्थडे केक के घर के पास बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने रखे हुए थे। यहाँ तो बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने हैं, लेकिन मैं यहाँ जो लेने आई हूँ वही लेकर जाऊंगी। तभी चांदी के बर्थडे केक का घर बोलती है, रीवा, डायन ने परी की जादुई शक्तियाँ यहीं रखी है, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। रीवा चांदी के बर्थडे केक का घर अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रीवा चांदी का बर्थडे केक का घर लेकर परी के पास पहुंच जाती है। उसी वक्त परी चांदी के केक के घर के अंदर जाती है और उसके बाद उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उसके पास वापस आ जाती है। तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी जादुई शक्तियाँ वापस आ गई। अब मैं इस डायन का विश्व की सबसे शक्तिशाली डायन बनने का सपना चकनाचूर कर दूंगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और डायन का शरीर राख में बदल जाता है। रीवा, मैंने डायन का खात्मा हमेशा के लिए कर दिया है। अब ये चांदी का केक का घर तुम्हारा हुआ। ये जादुई है, इसलिए तुम इससे जो मांगोगी ये तुम्हें देगी। सच में परी, अब मुझे मौसी और साइमा का अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। मैं आज से ही चांदी के केक के घर के अंदर रहना शुरू कर दूंगी। कुछ देर तक परी और रीवा बातें करते हैं और उसके बाद परी लोग वापस चली जाती है। रीवा जादुई चांदी के केक के घर के अंदर रहना शुरू कर देती है। समय बीत रहा था और रीवा जादुई चांदी के केक के घर की मदद से बहुत अमीर हो जाती है। रीवा हर महीने बहुत सारे पैसे अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में दान करती थी। इस वजह से रीवा चारों तरफ लोकप्रिय हो जाती है। तभी एक दिन साइमा की वो सहेली जिसने रीवा को तमाचा मारा था, उसे उसकी मम्मी से रीवा के बारे में पता चलता है। वो उसी वक्त साइमा को फोन करती है। अरे साइमा, तेरी वो नौकरानी तो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है। इतनी अमीर हो गई है कि बहुत सारे पैसे दान कर देती है। मुझे लगता है उसके अमीरी के सामने तो टिक भी नहीं पाएगी। इतना बोलकर रितिका फोन रख देती है। साइमा उसी वक्त अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, हम दोनों तो खुश हो रहे थे कि वो नौकरानी घर छोड़कर चली गई, लेकिन वो तो खुशी से अपनी जिंदगी जी रही है। फिर देर किस बात की, चल उसे फिर से सड़क पर लाकर अपनी नौकरानी बना देते हैं। दोनों माँ बेटी रीवा को खोजने निकलती है। दोनों को रीवा गरीबों में खाना बांटते हुए नजर आती है। उसके बाद दोनों रीवा का पीछा करते हैं और उसके जादुई चांदी के केक के घर तक पहुंच जाते हैं। ये घर तो बहुत अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है इसी के वजह से ये इतनी अमीर हुई है। चल, हम रीवा को इस घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं और हम इस घर में रहेंगे। दोनों माँ बेटी चांदी के केक के घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे पर ही उन्हें बिजली के झटके लगने लगते हैं। अरे मम्मी, ये तो बिजली के झटके देती है। चलो यहाँ से, वरना हम मर जाएंगे। तुम दोनों को क्या लगा मैं तुम्हें रीवा को नुकसान पहुँचाने दूंगी? दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। ये आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी और डर जाती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी वो गांव ही छोड़ देती है। इस तरह रीवा सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगती है। हरियाली परी की जादुई मेहंदी। विक्रमपुर गांव में सुहानी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वैसे तो सुहानी में कोई कमी नहीं थी, वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। बस उसमें एक ही कमी थी और वो कमी ये थी, जब भी वो अपने हाथों में मेहंदी लगाती तो उसके हाथों में मेहंदी बिल्कुल भी नहीं रचती थी। इस वजह से उसके साथ की सारी सहेलियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी और उस पर हंसती थी। सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में सारी लड़कियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है। उन्हें देखकर सुहानी का भी बड़ा मन करता था अपने हाथों पर मेहंदी लगाने का, तो वो भी बाजार से मेहंदी खरीदकर अपने हाथों पर लगा लेती है। पूरी रात मेहंदी लगाकर रखने पर भी उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रचती है। ये देखकर उसके साथ की सहेली सुहानी पर खूब हंसती है। अरे सुहानी, दिखा तो जरा तेरी मेहंदी कैसी रची है। वो मैंने ज्यादा देर लगाकर नहीं रखी ना, इसलिए उतना रंग नहीं आया। अच्छा जी, मैंने तो बस अपने हाथों पर 5 मिनट ही मेहंदी लगाई थी, पर फिर भी देख कितना अच्छा और गाढ़ा रंग चढ़ा है।
हाँ शीतल, मैंने भी बस मेहंदी लगाकर आधा घंटा ही रखा था, फिर भी देख मेरी मेहंदी भी कितनी अच्छी रची है। सुहानी मेहंदी लगाकर पूरे 1 दिन भी रखे तब भी इसके हाथों पर रंग नहीं चढ़ने वाला। सही कह रही हो तारा, मैं तो सोच रही हूँ जब इसकी शादी होगी तभी अपनी शादी में मेहंदी कैसे लगाएगी। अगर इसके हाथों में रंग नहीं चढ़ा तो लोग क्या सोचेंगे। इसके ससुराल वाले तो इसको खूब ताने देंगे कि दुल्हन बिना मेहंदी के ही तैयार हो गई है। शादियों में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है और दुल्हन का जितना गाढ़ा रंग चढ़ता है उतना अच्छा माना जाता है। खैर कोई बात नहीं। अपनी सहेलियों की ऐसी बातें सुनकर सुहानी अक्सर दुखी हो जाया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बाद सुहानी की शादी फिक्स हो जाती है। सब लोग बहुत खुश थे, परंतु सुहानी थोड़ी उदास थी। वो इसलिए क्योंकि उसको पता था कि उसके हाथों में मेहंदी नहीं रचने वाली। ये सोच सोच कर सुहानी परेशान हुई जा रही थी। अपनी बेटी को इस तरह परेशान देखकर उसकी माँ रितु पूछती है, क्या हुआ बेटी, तू इस तरह उदास क्यों हो रही है? कुछ दिनों बाद तेरी शादी है, तुझे तो खुश होना चाहिए। ऐसे हंसते हुए चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। माँ, आपको तो पता ही है कि मेरे हाथों पर मेहंदी नहीं रचती। अगर शादी वाले दिन भी मेरी मेहंदी नहीं रची तो मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? इतना बोलकर सुहानी उदास होकर बगीचे में चली जाती है और बगीचे में जाकर उदास बैठ जाती है। तभी उसे कहीं से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे देखना चाहिए। सुहानी आवाज का पीछा करते हुए बगीचे के थोड़े ही बगल वाले जंगल में चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि एक परी पेड़ से रस्सियों से बंधी हुई है और मदद की गुहार लगा रही है। ये देखकर सुहानी जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है, अरे, आपको इस तरह पेड़ से कौन बांध कर रखा है? ये सब बताने का अभी समय नहीं है। तुम जल्दी से मेरी रस्सियों को खोलो। वो जादूगरनी आती ही होगी। वो आए इससे पहले तुम मुझे यहाँ से जल्दी से आजाद करो। हाँ हाँ, मैं खोलती हूँ। सुहानी जल्दी से परी को रस्सियों से खोलती है। अरे, आप बताओ तो सही, आपको यहाँ पर बांध कर कौन रखा है और क्यों रखा है, और आप कौन हो? मैं असल में हरियाली परी हूँ। अगर आप परी हैं, तो आपके पास तो कई शक्तियाँ भी होंगी, तो आप अपनी मदद खुद भी तो कर सकती हैं। ये लोगों की गलतफहमी होती है कि परी के अंदर बहुत शक्तियाँ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। शक्तियाँ बस परी की छड़ी में होती है और मेरी छड़ी उस दुष्ट जादूगरनी की गुफा में है। क्या तुम वहाँ से मेरी छड़ी लाने में मदद कर सकती हो? क्योंकि मैं वहाँ खुद नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। क्यों परी, आप वहाँ खुद क्यों नहीं जा सकती? वो इसलिए क्योंकि परी ने अपनी जादुई गुफा को अपने मंदिरों से बांध रखा है। अगर मैं गुफा में जाने की कोशिश करूँगी तो मैं जल जाऊंगी। अच्छा ठीक है परी, मैं जाती हूँ। तो जल्दी करो सुहानी, वो दुष्ट जादूगरनी किसी भी वक्त आती ही होगी और अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो वो हम दोनों को मार डालेगी। जादूगरनी के आने से पहले अगर तुम मेरी छड़ी लाकर मुझे दे देती हो तो मैं अपनी छड़ी से जादूगरनी को खत्म कर सकती हूँ। जल्दी करो सुहानी, तुम जल्दी से उसकी गुफा में जाओ। परी की बात सुनकर सुहानी जल्दी से जादूगरनी की गुफा में घुसकर परी का जादुई छड़ी ढूंढती है। बहुत ढूंढने के बाद उसको परी की जादुई छड़ी मिल जाती है। फिर वो जल्दी से जादुई छड़ी लाकर परी को दे देती है। तब तक वहाँ जादूगरनी भी पहुँच जाती है। ये क्या, तुम आजाद कैसे हो गई? बस दुष्ट जादूगरनी, अब तेरा खेल खत्म। ये ले। परी अपनी जादुई छड़ी से उस दुष्ट जादूगरनी को नष्ट कर देती है। फिर सुहानी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुहानी। अगर आज तुम समय पर नहीं आती और मेरी मदद नहीं करती तो वो जादूगरनी आज मुझे जान से मार डालती। कोई बात नहीं परी जी, ये तो बस मेरा फर्ज था। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है सुहानी, जाओ। मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। इतना कहकर परी उड़ जाती है। इधर सुहानी अपने मन में सोचती है, अरे परी तो चली गई, पर मैंने तो देखा है कि परी लोगों की मदद करती है, पर इन्होंने मेरी मदद नहीं की। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता और मैं भी कितनी पागल हूँ।
जरूरी थोड़ी है कि मैंने परी की मदद करी तो बदले में परी भी मेरी मदद करे। कोई बात नहीं, अब मुझे घर चलना चाहिए। इतना सोचकर सुहानी घर आ जाती है। अब बस 2 दिन ही बचे थे सुहानी की शादी में। उसके घर में जोरों शोरों से शादियों की तैयारियां चलने लगी। सुहानी अब भी उदास थी। तभी उसके दरवाजे पर खटखट हुई। मेहंदी ले लो, मेहंदी। ये सुनकर सुहानी और उसकी माँ रितु बाहर आती है। वो बूढ़ी औरत कहती है, लगता है घर में शादी है। बिटिया को मेहंदी लगाओ, बहुत सुंदर रचेगी। ले लो ना बहन जी, ज्यादा की नहीं है, बस 20 रुपए की है। माफ करना अम्मा, पर हम मेहंदी मंगा चुके हैं। अब हम इतनी सारी मेहंदी लेकर क्या करेंगे? एक की भी ले लो बहन जी, मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी। सुबह से मैंने कोई कमाई नहीं की। अम्मा, मेरे हाथों पर तो मेहंदी रचती ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है मेहंदी खरीदने का। बेटी, मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी मेहंदी नहीं दे रही हूँ। ये मेहंदी सबसे हटकर है। मेरी बातों पर विश्वास कर कर देखो। मेरी मेहंदी का रंग तुम्हारे हाथों पर जरूर आएगा। ठीक है अम्मा, आप कहती हो तो दे दो। और ये लो, आप ये कुछ पैसे रख लो। जीती रहो बेटा। देखना, तुम्हारी मेहंदी इतनी अच्छी रचेगी कि सब तुम्हारे हाथ को देखते रह जाएंगे। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। सुहानी सिर्फ उस बूढ़ी औरत की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो मेहंदी खरीद ली। शाम को शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। सुहानी को मेहंदी लगाई जाती है, परंतु सुहानी को पता था कि उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रचने वाली, और आखिर में वही हुआ जिसका उसे डर था। अगले दिन सुहानी की शादी थी। सुबह जब सुहानी सोकर उठी तो देखा कि उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रची। ये देखकर सुहानी रोने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और सुहानी को चुप कराती है। चुप हो जा मेरी बच्ची। माँ देखो, मेरे हाथ पर मेहंदी नहीं रची। अब पता नहीं क्या होगा। शाम को जब लोग पूछेंगे कि मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगाई तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी। बस मेरी बच्ची, चुप हो जा। मैं सोच रही थी कि जो मेहंदी बूढ़ी अम्मा देकर गई है, एक बार तुम वो लगा कर देखो। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो अम्मा खास तुम्हें मेहंदी देने ही आई थी। अरे माँ, मैंने तो बस उनसे इसलिए मेहंदी खरीद ली ताकि उनकी थोड़ी मदद हो जाए। पर आप कह रही हैं तो एक बार उनकी मेहंदी भी लगा कर देख लेती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। माँ, शाम को मेरी बारात आ जाएगी। अगर मेरी मेहंदी नहीं लगी तो मैं दुल्हन के रूप में वहाँ कैसे जाऊंगी? मेहंदी तो दुल्हन की शोभा होती है। सुहानी बूढ़ी अम्मा की दी हुई मेहंदी लगाती है। मेहंदी लगाने के थोड़ी देर बाद ही वो मेहंदी सुहानी के हाथों पर रचने लगती है, जिसे देखकर सुहानी और उसकी माँ चौंक जाती हैं। अरे माँ देखो, इस मेहंदी का रंग मेरे हाथों पर चढ़ रहा है। हाँ बेटा, मैं भी यही देख रही हूँ। सब ऊपर वाले की कृपा है। सुहानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब सुहानी बहुत खुश थी। सुहानी अपने कमरे में बैठकर अपने हाथों को निहार रही थी। तभी वहाँ हरियाली परी प्रकट होती है और कहती है, सुहानी। अरे परी जी, आप यहाँ? हाँ सुहानी, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी? मैं तुम्हें देखते ही तुम्हारी परेशानी समझ गई थी। मैं चाहती तो उस वक्त भी तुम्हारी मदद कर सकती थी, परंतु मैं तुम्हें थोड़ा परखना चाहती थी। तुम वाकई में बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने उस बूढ़ी अम्मा से ये सोचकर मेहंदी खरीदी कि ताकि उनका खर्चा निकल जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। असल में वो बूढ़ी अम्मा के रूप में मैं ही थी, और ये जो मेहंदी तुम्हारे हाथों पर लगी है, ये जादुई मेहंदी है। इस मेहंदी को लगाकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। इसे तुम मेरी तरफ से आशीर्वाद समझना, और ये मेहंदी कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। सुहानी अब बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी मेहंदी से अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा मांगती है, और उसके सामने बहुत ही सुंदर सा लहंगा प्रकट हो जाता है। ये देखकर तो सुहानी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये मेहंदी तो सचमुच जादुई है। अरे वाह, ये मेहंदी तो सचमुच में जादुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरियाली परी।
सुहानी आवाज लगाकर अपनी माँ को बुलाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सुनकर उसकी माँ रितु भी बहुत खुश होती है। शाम को सुहानी की बारात आ जाती है। सुहानी अपने जादुई मेहंदी से मांगे हुए लहंगे को पहनकर बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। सुहानी के हाथों में इतनी अच्छी मेहंदी रचा देख उसके साथ की सहेलियां सुहानी से जलने लगती है, परंतु सुहानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुहानी को देखकर उसके ससुराल वाले सुहानी की बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह सुहानी की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। सुहानी खुशी खुशी अपनी माँ से विदा लेकर अपने ससुराल पहुँच जाती है। अपने ससुराल में सुहानी को जिस भी चीज की कमी होती थी तो वो जादुई मेहंदी से मांग लिया करती थी और सबको खुश रखती थी।